हेलो एवरीवन, वेलकम टू पागम एकेडमी। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा +2 लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, टोटल 11,098 पोस्ट के लिए। ओके, 11,098 पदों के लिए भर्ती निकली है। इसका भी फॉर्म भराया जा रहा है। इसके लिए आज हम आपके लिए इसकी जो परीक्षा हुई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं और उसको डिटेल से सॉल्व किया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। इससे पहले हम आपके लिए 29 जनवरी और 5 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुई थी, इन दोनों का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सेट का वीडियो पहले डला चुका है ये हमारे चैनल पे। आप वहां जाके देख सकते हैं और इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से भी 29 जनवरी और 5 फरवरी को जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, जो क्वेश्चन पूछे थे, उनका आपको पेपर मिल जाएगा। इसके बाद जो 2017 का ये एग्ज़ाम जो होता है 2018 में हुआ था और इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि पेपर लीक हो गया था। ओके, तो बाद में ये पुनर्परीक्षा हुई थी। यहाँ देखिए, ये पूर्ण परीक्षा जो हुई थी दूसरी बार, उसका ये कब हुई थी? 8/12/2018 को, जिसके पहले पाली का क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि हम उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको देखें, उसका पैटर्न समझें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हम आपके लिए आज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। देखिए यहाँ पे बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा पुनर्परीक्षा हुई थी 8/12/2018 का ये क्वेश्चन पेपर है। उसके फर्स्ट शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हुई थी, उसका भी हम लोग क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, इसमें अभी हम लोग टोटल थोड़ा परीक्षा के बारे में बता दें तो टोटल 150 क्वेश्चन का है। ओके, एक क्वेश्चन सही होने पर 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत होने पर 1 मार्क्स कट जाएंगे, जिसमें से टोटल जीके जीएस के 75 क्वेश्चन और मैथ्स और रीजनिंग के 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहला जीके जीएस का क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है? क्रांति से संबंधित क्वेश्चन ये पिछले भी जो सेट कराए थे उसमें भी क्रांति से संबंधित क्वेश्चन था ही। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि रजत क्रांति का यहाँ बात कर रहा है। जिस तरह से हरित क्रांति, ये किससे संबंधित है? फसल से। ओके, और फिर हो गए स्वर्ण क्रांति, ये जो होता है किससे है? बागवानी और शहद से। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ओके, ये सब कुछ है जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से। जिस तरह से यहाँ पे रजत क्रांति की बात की जा रही है, तो रजत क्रांति जो होता है ये किससे संबंधित है? अंडा से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। फिर नेक्स्ट है जीके का क्वेश्चन। यहाँ ये आप लोगों को मैथ्स के लिए अलग से उसका वीडियो बना दिया जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग के लिए। अभी हम सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? ओके, तो देखिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री थे हमारे उस टाइम में भी नीतीश कुमार जी थे। उन्होंने एक लंबा कार्यकाल तक वो मुख्यमंत्री रह रहे हैं, अभी भी रहे हैं और रहे भी हैं। तो इन्होंने 1 फरवरी 2014 को, ऑप्शन नंबर 4, 1 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में लागू किया था। ओके, और ये भी ध्यान रखिए कि इन्होंने कहाँ से लागू किया था? ओके, पटना में इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस अधिनियम को लागू किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता? ओके, यहाँ पे देखिए, आईसीसी ये किससे संबंधित है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट से ये संबंधित है। आईसीसी का 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन। किसने जीता? ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली ने। ओके, और ये आईसीसी, इसकी स्थापना जो होती, आईसीसी के बारे में देख लें तो आईसीसी की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1909 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में है। ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। स्थापना होती है 1909 में और हेडक्वार्टर मुख्यालय इसका कहाँ है? दुबई में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेगर बार्कले। ओके, ये भी ध्यान रखें आप लोग। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो ग्रेगर बार्कले। नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है?
तांबा जो अयस्क होता है उसके उत्पादन में देश में कौन सबसे आगे है? राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो देखते हैं इसमें तांबा के उत्पादन में मुख्य रूप से 3 राज्य हैं जो सबसे आगे हैं। पहला है मध्य प्रदेश MP, उसके बाद आता है राजस्थान और फिर आता है झारखंड। तो यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? देखिए मूर्खों का सोना, एक होता है सोना गोल्ड जिसकी ज्वेलरी हम लोग पहनते हैं। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? मतलब क्या है कि वो दिखने में तो क्या लगता है सोना की तरह, लेकिन वो एक्चुअल में सोना होता नहीं है। तो देखिए ये जो होता है मूर्खों का सोना, ये किसे कहा जाता है? फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, आयरन सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट। ओके, तो ये जो होता है आयरन सल्फेट Fe2S। ओके, आयरन सल्फेट Fe2S इसका फॉर्मूला होता है। इसे हम लोग खनिज पायराइट भी कहते हैं। ओके, इसे मूर्खों का सोना के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस पायराइट का रंग जो होता है वो पीतल के कलर का होता है। पीतल के समान ही क्या होता है? पीला होता है। जैसे पीतल का कलर पीला होता है और गोल्ड का कलर भी क्या होता है? वो येलो में हल्का रहता है, तो इसलिए इसका कलर भी वही पीतल के जैसा पीला होता है। और इसकी जो चमक होती है वो भी सोने की चमक की तरह होती है। इसलिए भ्रम के कारण, मतलब एक भ्रम हो जाता है कि ये सोना ही है, इसलिए इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, और अगर हम लोग सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है? ओके, संक्रामक रोग जनरली क्या होता है ना कि वैसा रोग जो मतलब एक दूसरे के टच होने से मतलब ये फैले, संक्रमित हो। जैसे कोरोना भी क्या था, वो भी एक संक्रामक रोग था। गंडमाला ग्वाइटर जो होता है, हम लोग इसको ग्वाइटर कहते हैं। एनीमिया खून की कमी से होता है। बेरी विटामिन B की कमी से, और कालाजार। तो इसमें से कौन सा संक्रामक रोग है? देखिए ग्वाटर जो होता है, गंडमाला ग्वाटर जिसको हम लोग कहते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया ब्लड की कमी से, या फिर सिंपली कहें तो हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी से एनीमिया होता है। बेरी जो है ये विटामिन B की कमी से होती है। और कालाजार जो है ये क्या है? संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, संक्रामक रोग। ओके, प्रोटोजोआ से होने वाले मतलब कुछ और भी हैं जो, जैसे ये किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। और प्रोटोजोआ से होने वाले और भी रोग हैं, जैसे हो गया मलेरिया, पोलियो। ठीक है, मलेरिया पोलियो नहीं हो पाएगा, पोलियो नहीं होगा इसका, मलेरिया हो जाएगा। एक पेचिस होता है। ये सब क्या है? संक्रामक रोग है। जो सोने की बीमारी, ये भी किससे फैलते हैं? ये भी प्रोटोजोआ से ही फैलते हैं। नेक्स्ट है, रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? रेसिडेक्स देखिए ये क्या है? ये नेशनल हाउसिंग बैंक जो होता है, ये इंडिया का फर्स्ट हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है। रेसिडेक्स क्या है? ये इंडिया का पहला हाउसिंग रेसिडेंशियल जो होता है एक प्राइस इंडेक्स है, उसको ये शो करता है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ओके, इसे और स्टार्ट कब किया गया था? तो इसे जो होता है 2007 में स्टार्ट किया गया था। ओके, और फिर से इसे कुछ साल बाद बंद किया गया था, और फिर से 2017 में फिर से इसे शुरू किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक NHB, ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। 24 है, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए सिंहेश्वर मंदिर, ऐसा कहा भी जाता है कि जब सावन के टाइम में देवघर हम लोग जाते हैं ना पूजा करने, तो देवघर से लौटने के बाद सिंहेश्वर मंदिर जो है ये जाना चाहिए। ओके, ये भी जाने की परंपरा है। तो ये कहाँ स्थित है? मधेपुरा, रोहतास, सहरसा और गया। ये कहाँ पे स्थित है? ये कोसी प्रमंडल के मधेपुरा जिला में ये स्थित है सिंहेश्वर मंदिर। और इस मंदिर की बहुत मान्यता है हिंदू धर्म में, इसे लोग बहुत पूजते हैं, मतलब बहुत वहाँ पे विश्वास है
इस मंदिर से इस मंदिर में उन्हें बहुत विश्वास है हिंदू धर्म के लोगों को। दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए WTO ये तो 2017 का पेपर था, मतलब 2018 का, तो 2017 से रिलेटेड करेंट अफेयर्स पूछा गया था। तो हम लोग पहले WTO के बारे में देख ले, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1955 को, 1 जनवरी 1955 को स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ हो जाएगा? तो जेनेवा, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा। महानिदेशक अभी कौन हो जाएंगे? तो नागोजी ओकोंजो। ओके, और टोटल कितने देश हैं इसके अंदर? तो 164 कंट्री है। और अभी जो है ये भी ध्यान रखिए, टोटल अभी कंट्री जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 164 कंट्री है। और अभी सबसे लेटेस्ट 164 नंबर का कौन सा है? तो ये अफगानिस्तान, ये अभी सबसे लास्ट में ये जुड़ा है अफगानिस्तान। इंडिया भी इसका हिस्सा है। ओके, 163वां था लाइबेरिया और 164वां है अफगानिस्तान। ओके, और अभी इसकी जो ये देखिए 2017 का पूछ रहा है, तो अभी हम जैसे नेक्स्ट बताते 2024 का। 2024 में इसकी 13वीं बैठक होने वाली है 2024 के फरवरी में। ओके, इसकी बैठक कहाँ होने वाली है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात में इसकी बैठक होने वाली है। तो यहाँ 2017 का क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ की गई थी आयोजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स में। ओके, ये कहाँ है? अर्जेंटीना में है ब्यूनस आयर्स। अब नेक्स्ट है, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी? सौर तालाब क्या होता है? देखिए सौर तालाब जो होता है इसकी स्थापना सबसे मतलब ये भारत जो होता है सौर तालाब का स्थापना करने वाला ये पहला एशियाई देश था। ओके, विश्व का नहीं, लेकिन ये पहला, भारत जो होता है ये पहला एशियाई देश है जिसने सौर तालाब की स्थापना की, उसे बनवाया। कहाँ पे बनवाया? तो ये गुजरात के कच्छ में। देखिए गुजरात है ऑप्शन नंबर 4, गुजरात के कच्छ में सौर तालाब की स्थापना की जाती है। इसी तरह देखिए कि सबसे और भी जो सौर से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र वो कहाँ है? तेलंगाना में। सबसे मतलब भारत का पहला सौर गांव कौन सा है? तो गुजरात का मेढरा। ये भी ध्यान रखिए, सबसे पहला सौर गांव मतलब सूर्य की रोशनी संचालित, मतलब वहाँ पे पूरी तरह बिजली जो है वो किस पे संबंधित है? सूर्य से। तो वो कौन सा है? गुजरात का मेढरा। और फिर सबसे पहला सोलर सिटी कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश का सांची नगर। ओके, और अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि सौर उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? तो राजस्थान, राजस्थान इसका सही आंसर होगा। यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा? सौर तालाब की स्थापना कहाँ होती है? तो गुजरात के कच्छ में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, कौन सा ज्वालामुखी डॉर्मंट के प्रकार का है? देखिए डॉर्मंट क्या होता है, यहाँ पे हमको डॉर्मंट की बात करिए। जैसे मान लीजिए कि डॉर्मंट, या फिर इसको हम लोग कहते हैं कि हिंदी में कहते हैं सुप्त, ये इंग्लिश वर्ड दे दिया है, इसे कहते हैं सुप्त। मतलब वैसा ज्वालामुखी जो काफ़ी समय से फटा नहीं है, लेकिन मतलब भविष्य में वो पूरी तरह से मरा हुआ ज्वालामुखी नहीं है, काफ़ी समय से उसमें कुछ भी हलचल नहीं हुई है, लेकिन वो भविष्य में कभी भी उसके फटने की आशंका है। तो कौन सा ज्वालामुखी डॉर्मंट के प्रकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर 4। ओके, और ये कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में है। अफ्रीका का ये सबसे ऊंचा पर्वत भी है माउंट किलिमंजारो, वहीं पे ये ज्वालामुखी है जो कि डॉर्मंट प्रकार का है, जिसमें कुछ कई सालों से हलचल नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में उसमें कभी भी ज्वालामुखी फट सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मिसाइल का ध्वनि वेग कितना है? ओके, देखिए मिसाइल की ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो होती है 180 से 190 डिसमिल। डिसमिल जो होता है ये क्या कहते हैं, इसकी मिसाइल का जो है ये ध्वनि वेग है। और जो भी होता है जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है, जैसे हमारे कानों को सुनने के लिए कितने की मतलब कितना सही रहता है, तो 45 डिसमिल। ये कितना हमारे कानों के लिए मतलब स्वस्थ सही होता है, स्वस्थ होता है आवाज़। और 100 मिसाइल की ध्वनि वेग 180 से 190, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है,
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, आप लोग भी ध्यान रखिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय पूछा गया कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड का पार्ट है। ओके, और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1964 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना मेनली व्यापार, जो भी निवेश, विकास, इन सभी के मुद्दे से निपटने के लिए यूएन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का मतलब उसका एक पार्ट इसको बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए पाइका आंदोलन क्या था? पाइका जो होता है कि ये जाति थी। ओके, पाइका जाति के द्वारा मतलब ये आंदोलन किया गया था। और इसमें से कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना था कि मतलब जब इन्होंने पाइका आंदोलन किया था उसे वह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते थे। ऐसे 1857 की क्रांति को कहा जाता है, लेकिन जब इन्होंने पाइका आंदोलन किया था, कब किया था? 1817 ईस्वी में। तो इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया था। लेकिन इस जो भी उन्होंने आंदोलन किया था, विद्रोह किया था, इस विद्रोह को राष्ट्रीय स्तर पे उतना महत्व नहीं मिला। इसलिए से बहुत सारे लोग हैं जो इस आंदोलन के बारे में उतना जानते भी नहीं हैं, ना ही इस बारे में विस्तार से बताया गया है। ओके, तो पाइका आंदोलन कहाँ, इसके नेता कौन थे, कहाँ से ये संबंधित है? तो ये उड़ीसा, मतलब जो अभी उड़ीसा है उसके वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। और उसके नेता थे बल्थी जगबंधु। ऑप्शन नंबर 4, उनके मेन नेता कौन थे? बल्थी जगबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन इंद्रधनुष, देखिए ये ना टीकाकरण, सब इसका बहुत सारा मिशन इंद्रधनुष 2.0, 3.0, ओके, ये भी निकल रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था, बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए अभियान चलाना। देखिए मिशन इंद्रधनुष का मेन काम क्या है कि टीकाकरण से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? टीकाकरण से। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। ओके, और यहाँ पे ये कब स्टार्ट होता है? तो इसे दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला, देखिए ये जो होता है हमारे अंगोला एक देश है। किस महादेश में है ये? तो ये अफ्रीका महादेश का हिस्सा है अंगोला। अफ्रीका महादेश में एक देश है अंगोला, जिसकी राजधानी हो जाएगा लुआंडा। ऑप्शन नंबर 2, इसकी राजधानी कहाँ है? लुआंडा। यह जो होता है मतलब लुआंडा जो होता है इसकी अंगोला की एक सबसे बड़ा शहर है और सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से भी एक है ये। नेक्स्ट है, धनुष मिसाइल प्रहार करता है। देखिए धनुष मिसाइल ये कैसा प्रहार करता है? सतह से हवा में, सतह से सतह पर, हवा से सतह पर, या फिर हवा से हवा में। ओके, धनुष जो मिसाइल है इसका यूज जो होता है परमाणु हथियारों को ले जाने में, ठीक है, सक्षम जो भी मिसाइल होते हैं उन्हें ये लोड करता है। और ये कैसे वार करता है? तो ये सतह से सतह पे वार करता है। मतलब ये सतह में रह करके, मतलब ये ज़मीन पे रह करके, ज़मीन पे जो भी मिसाइल देना रहता है उसे ये देता है। ज़मीन पे जो भी जिस भी चीज़ को नष्ट करना है तो ये सतह से सतह पे ये वार करता है, प्रहार करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी ये देखिए उस टाइम का क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अभी कौन है और उस समय कौन थे, हम दोनों ही देख लेते हैं। तो उस समय कौन थे? ये थे न्यायमूर्ति HL दत्तू। ये उस समय के थे 2017-18 के। ओके, लेकिन अभी कौन है? अभी है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी, अभी इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। ओके, और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 10 दिसंबर। ओके,
और इसकी स्थापना, इस आयोग का जो स्थापना होता है वो कब हुआ था? 1993 में। ये भी ध्यान रखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में। और अभी कितने मानवाधिकार हैं टोटल? तो 7 हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, जब भी हम पहाड़ पे जाते हैं तो हमारे नाक, मतलब अक्सर जो होता है कुछ लोगों के या फिर अधिकतर लोगों के नाकों से खून जो होता है वो निकलने लगता है। तो उसका कारण क्या है? रक्त का पतला हो जाना, वायुमंडलीय दबाव का बढ़ना, तापमान का बढ़ना, या फिर वायुमंडलीय दाब का घटना। देखिए, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो क्या होता है? कम होने लगता है। इसलिए जब भी हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे शरीर का जो भी हमारा शरीर के अंदर जो वायुमंडलीय दबाव रहता है वो क्या होता है? उसकी तुलना में वो तो मतलब नॉर्मल रहता है, और लेकिन बाहर का जो वायुमंडलीय दबाव रहता है वो क्या होता है? कम होने लगता है। और जो होता है मानव शरीर जो है हमारा, उसको उसके अनुकूल होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए तब तक क्या होता है कि जैसे ही हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दबाव जस्ट कम हो जाता है, तो उसके कारण हम लोगों के नाक से खून निकलने लगता है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वायुमंडलीय दबाव का घटना। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस जैसे 2-3 होते हैं, CNG एक हम लोग जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, एक होता है LNG, जैसे हम लोग एक LPG देखते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक है ये LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये दोनों ही प्राकृतिक गैस का एग्जाम्पल है, उसी से बनाया गया है। ओके, तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होते हैं? देखिए, प्राकृतिक गैस जो होता है ये मीथेन, इथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का बना होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है मुख्य अवयव सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? तो ये जो होता है 95% ये मीथेन का बना होता है। ओके, और उसके बाद जो होता है 4% इसमें इथेन होता है, और उसके बाद कुछ जो होते हैं इथेन, नाइट्रोजन, ये सब होते हैं, और लास्ट 1% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। यहाँ पूछा जा रहा है प्रमुख अवयव क्या है? तो मीथेन, ऑप्शन नंबर 2। किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी? देखिए, जिला पदाधिकारी जैक्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसे कांड कहा गया था। इसका नाम था नासिक षड्यंत्र कांड। जब ये जिला पदाधिकारी जैक्सन को मारा गया था, इसको हत्या करने की जो ये की गई थी, मतलब प्लानिंग किया गया था, इसे नासिक षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है। इनका प्लान यही था कि जिलाधिकारी जैक्सन को मतलब उसकी हत्या की जाए, और उनकी हत्या की थी अनंत करकरे ने। ओके, इसकी हत्या किन्होंने की थी? अनंत करकरे। ये उस समय अभिनव भारत सोसाइटी, उसके ये सदस्य थे। ओके, और अभिनव भारत सोसाइटी, यहाँ पे कुछ और आप लोग एक्स्ट्रा नोट कर लीजिए कि अभिनव भारत सोसाइटी, ओके, इसके सदस्य कौन थे? अनंत करकरे जी। और इस सोसाइटी की जो था स्थापना कब की गई थी, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1904 में। किन्होंने किया था? VD सावरकर जी ने इसकी शुरुआत की थी। और इसी के एक सदस्य थे अनंत करकरे जी, जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट, मतलब वो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे, ये जैक्सन, ओके, इनकी हत्या कर दी थी। और कब की थी? 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर 4। डेट भी याद रखिए क्योंकि इसे नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली रक्षा मंत्री कौन थी? ओके, तो पहली रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज या इंदिरा गांधी। देखिए, पूछ रहा है कि भारत की, मतलब स्वतंत्र भारत की पहली रक्षा मंत्री, पहली रक्षा मंत्री जो होती है, पहली महिला रक्षा मंत्री, वो कब बनी थी? तो 1975 में। ओके, 1975 में एक और चीज़ हुआ था, आपातकाल लगी थी, राष्ट्रीय आपातकाल। ओके, एक सेकेंड, 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, 1975 से लेकर 77 तक। ओके, और इस टाइम में PM कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी। इन्हें ही तत्कालिक प्रभार के तौर पे
रक्षा मंत्री का प्रभार भी सौंपा गया था। तो इसलिए भारत की पहली रक्षा मंत्री कौन हो जाएगी? इंदिरा गांधी। और 75 में जो होता है ये आपातकाल लगा था, पीएम भी उस टाइम में कौन थी? इंदिरा गांधी। इन्हीं को तत्कालीन वो अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था रक्षा मंत्री का भी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? कुचालक मतलब इंसुलेटर। ओके, तो मतलब किससे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो पास नहीं करेगा? तांबा, सोना, हीरा या चांदी। देखिए, एक होता है कुचालक और एक सुचालक। सुचालक कंडक्टर और कुचालक इंसुलेटर। तो कुचालक जो होता है जिससे मतलब पास ना करें, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हीरा जो होता है ये देखिए, ये उष्मा का सुचालक होता है, मतलब उष्मा इससे पास करेगी, लेकिन विद्युत जो होता है वो इससे पास नहीं करेगा। ओके, और जब हम यहाँ पे जैसे अब हम ये देखें कि विद्युत का विद्युत का सुचालक सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, या फिर कहें कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, तो वो होता है चांदी। ओके, ऑप्शन नंबर 4 जो होता है चांदी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत का कुचालक कौन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। ये उष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? मतलब बिहार में जो ये ग्राम पंचायत में मुखिया कितनी अवधि पर वो बैठक बुला सकते हैं? ओके, देखिए, बिहार में एक पंचायती राज अधिनियम आया था 2006 में। इसके तहत कुछ कानून बनाए गए थे, कुछ बातों को रखी गई थी। तो एक पंचायती राज अधिनियम आया था बिहार में 2006 में। इसके तहत ये रखा गया था कि जो होता है कि जब भी सभा होगी तो उसके तारीख और समय, ठीक है, डेट और टाइम, इसका निर्धारण कौन करेगा? मुखिया करेगा। और वो जब भी उचित समझे, जब भी उसे लगे, तो वो 15 दिनों के भीतर, कितने दिन के अंदर? 15 दिनों के अंदर कोई भी एक डेट फिक्स करके जो भी उनके निर्वाचित सदस्य हैं उनके, ठीक है, 1/3 कितना? 1/3 लोगों के लिखित अनुरोध पर एक मतलब पंचायत सभा का आयोजन या बैठक बुला सकते हैं। ओके, कितने? 15 दिनों के भीतर। और कितने तिहाई सदस्य की लिखित अनुमति? 1/3 सदस्यों के लिखित जो होता है अनुरोध पर वो बैठक बुला सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2, 15 दिनों में। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, स्वराज दल, एक स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मौलाना मोहम्मद शफी, नारायण प्रसाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी या फिर कृष्ण वल्लभ सहाय। ओके, देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, 1923 में स्वराज दल की स्थापना होती है और कौन करते हैं? नारायण प्रसाद। कहाँ पे करते हैं? पटना में। ओके, नेक्स्ट है, इन अ फ्री स्टेट की रचना किसने की थी? विक्रम सेठ, रस्किन बॉन्ड, वीएस नायपॉल या खुशवंत सिंह। देखिए, इन अ फ्री स्टेट, इसकी रचना की थी वीएस नायपॉल ने। ओके, इसके लिए उन्हें जो होता है उस वर्ष का क्या मिला था? बुकर पुरस्कार, ये भी दिया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इन अ फ्री स्टेट की रचना किसने की? वीएस नायपॉल, ऑप्शन नंबर सी। 60 है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया, इसे जो होता है हम लोग क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेल का किचन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस भी कहते हैं। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किचन भी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब कह रहा है कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रिचर्ड अल्टमैन। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा, रिचर्ड अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है इसरो के अध्यक्ष उस समय के 2018 के अकॉर्डिंग 2018 में कौन थे? के सिवान, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अभी का हम देखेंगे कि अभी कौन है अध्यक्ष वर्तमान में? तो अभी हैं एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जी अभी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, स्पेयर गिल्स का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? स्पेयर गिल्स ये क्या होता है? देखिए, स्पेयर गिल्स जो होता है ये एक तरह का फफूंदी होता है। ओके, फफूंदी होता है
जो कि मतलब जैसे सड़ा हुआ चावल मतलब चावल और फिर अंगूर जैसे इन सब से अल्कोहल बनाया जाता है, उसी तरह से एस्पेरगिल्स का यूज करके ही क्या बनाया जाता है, इसका यूज जो होता है अल्कोहल शराब बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो देखिए ये भारत में कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली में। बहुत ही ये पुराना है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो होती है 1972 में की गई थी। ओके, 1972 जब हमारे देश का जो 25वां स्वतंत्रता दिवस था, 1947 में भारत आज़ाद हुई, इसके 25वें स्वतंत्रता दिवस पर मतलब उसकी खुशी में 1972 ईस्वी में न्यू दिल्ली में नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का स्थापना किया गया था। ओके, और बाद में इसमें 2016 में इसमें आग लगने के कारण मतलब 2016 में आग लगने के कारण बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली। 64 है, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? बैंकिंग लोकपाल योजना देखिए ये जो होता है किस अधिनियम से? ओके, ये तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का ये अधिनियम है। इसके अधिनियम से इसे आरबीआई द्वारा 1995 ईस्वी में लागू किया गया। ओके, किसने लागू किया? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? तो यह बैंकों की कुछ मतलब जो सेवाओं से संबंधित जो भी शिकायत होती थी उसके समाधान के लिए इसे लागू किया गया, इसे बनाया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? देखिए कैलिडोस्कोप, गैलीलियन, टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप। देखिए पनडुब्बी ये क्या होता है? ये पानी के भीतर होते हैं। तो पानी के भीतर जो भी पनडुब्बी के अंदर लोग रहते हैं तो उन्हें बाहर की गतिविधियों को देखने के लिए कि समुद्र के ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है, उस गतिविधियों को देखने के लिए किसका यूज करते हैं? पनडुब्बी में ये लोग जो होते हैं पेरिस्कोप का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है? पेरिस्कोप है। ये जो पनडुब्बी में जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या है? पनडुब्बी के अंदर रहने वाले लोग हैं। ये इस तरह का यहाँ पे मिरर का रिफ्लेक्शन का यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, लेंसेज लगा के वहाँ पे रिफ्लेक्शन का यूज करके, जैसे ये समुद्र के ऊपर क्या है, ये जहाज चल रहा है तो इसको ये पनडुब्बी जो समुद्र के नीचे रहते हैं उसे वो समुद्र के नीचे से ही देख सकते हैं कि बाहर समुद्र के ऊपर क्या गतिविधियाँ हो रही है, कौन सा जहाज है, कोई और मतलब मिसाइल या कुछ भी जो भी गतिविधियाँ हो रही है उनका ये अवलोकन कर सकते हैं। तो यही क्या है? ये पेरिस्कोप है। ओके, यहाँ हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? देखिए लिपुलेख दर्रा ये बहुत ही मतलब चर्चा में रहने वाला दर्रा है क्योंकि अक्सर यहाँ विवाद भी चलते रहते हैं। देखिए लिपुलेख दर्रा जो है ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ओके, इसका जो होता है मतलब ये उत्तराखंड और चीन इन दोनों के बीच मतलब एक तरह से ये बॉर्डर बनाता है। एक उत्तराखंड भारत से चीन जाने का भी ये रास्ता इस दर्रे से होकर के लोग भारत से चीन तिब्बत के हिस्से में जाते हैं। ओके, ये भारत का जो कुमायूं क्षेत्र है, उत्तराखंड में ये क्षेत्र है कुमायूं, इस क्षेत्र को तिब्बत के बालकोट शहर से ये जोड़ता है। ओके, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए 2017 में क्या स्थान था अभी हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रेजेंट 2023 में कौन सा स्थान है ये जानने वाली बात है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 126वां। ओके, और फर्स्ट स्थान किसका है? तो आइसलैंड का। फर्स्ट पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड। और भारत के स्थान क्या है? 126वां। 2022 में पहले स्थान पे कौन था? नॉर्वे। ओके, नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? बृहदेश्वर मंदिर देखिए बहुत ही प्राचीन मंदिर है और फेमस भी है। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के तंजावुर में। ओके,
और इसका निर्माण किसने किया था? तो ये चोल वंश के शासकों द्वारा किया गया था। चोल वंश के शासक किसके द्वारा? राजराज प्रथम के द्वारा। राज प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, राजराज के द्वारा इसके निर्माण किया जाता है इसका। और इसमें क्या है कि इसमें भगवान शिव की भगवान शिव की नटराज के रूप में एक मूर्ति है। ये इसकी मतलब ये इसका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो होता है भगवान शिव का एक मतलब नृत्य करते हुए मुद्रा में मतलब मूर्ति है जिसे नटराज कहा जाता है। ओके, और इस मंदिर को आप यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है? देखिए चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसका एसआई मान होता है क्या? वेबर। ओके, या फिर सिंबॉलिक तौर पे WV कहते हैं। और CGS यूनिट कहा जाए, ये तो SI हो गया, और CGS यूनिट कहा जाए तो वो होता है मैक्सवेल। और अगर इस दोनों के बीच में वेबर और मैक्सवेल इस दोनों के बीच में पूछा जाए क्या रिलेशन है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 वेबर इक्वल टू 10 to the power 8 मैक्सवेल। ओके, 1 वेबर वो किसके बराबर होता है? 10 to the power 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। जैसे आप यहाँ देखिए गॉस जो होता है ये किसका है? तो गॉस जो होता है ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका ये SI यूनिट है। टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का जो भी उसका इंटेंसिटी होता है उसका एबिलिटी उसको ये बताता है। और वोल्ट जो होता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 71 बोरेक्स जो होता है ये किसका अयस्क है? देखिए बोरेक्स जो होता है ये इसे हम लोग सोडियम बोरेट भी कहते हैं। अगर इसका फॉर्मूला का बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Na2 B4O5 OH का होल 4 और 8H2O, ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम बोरेट या सोडियम टेट्रा बोरेट के रूप में भी जाना जाता है। ओके, इसका यूज जो होता है मतलब मिट्टी के बर्तन या कांच और मिट्टी के बर्तनों के घटक के रूप में, और धातु ऑक्साइड स्लैग के लिए विलायक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। ये किसका अयस्क है? तो सोडियम Na का। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? तो प्लिनी की। ऑप्शन नंबर C। टॉलेमी की देखें तो टॉलेमी की प्रसिद्ध पुस्तक थी भूगोल, भारत का भूगोल। और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडिका। नेक्स्ट है बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? देखिए 1857 की क्रांति में बिहार की तरफ से जिन्होंने एक मतलब बहुत ही मतलब एक अच्छी पहल की थी, एक कदम उठाया था बाबू वीर कुंवर सिंह, वो किस राज्य से थे? तो बिहार राज्य से, और जिला था उनका भोजपुर। ओके, भोजपुर में जगदीशपुर एक ये भोजपुर के जगदीशपुर जगह से ये बिलोंग करते थे, वहीं के ये निवासी थे। ओके, तो वो कहाँ से थे? जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है 76 निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है? वास्तविक विलयन क्या होता है कि जिस भी विलयन में मतलब पूरी तरह से जो सॉल्यूट होते हैं वो उसमें मतलब सॉल्वेंट होते हैं वो एक दूसरे में घुल जाए, और इनका आकार जो होता है वो कितना होना चाहिए? 10 9m। ठीक है, या फिर 1 nm से 1 नैनोमीटर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जैसे कि अब हम लोग देख लेते हैं कि चीनी पानी का घोल होता है, ये क्या है? वास्तविक विलयन का एक उदाहरण होता है। यह हमारे ऑप्शन में भी है जल में चीनी का घुलना, ये क्या है? वास्तविक विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? देखिए मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट पे आती है हमारा कौन सा? यकृत, लीवर जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, सब फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? यकृत। और इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? उसके बाद आता है ये अग्नाशय, जिसका हम लोग जो होता है पैनक्रियास कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी?
पैनक्रियाज। अग्नाशय जिसे कहते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और उसके बाद कौन सा है, पैनक्रियाज है, जो कि कहाँ होता है, ये पेट में स्थित होता है। और बड़ी आंत, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। पित्ताशय देखिए, ये गॉल ब्लाडर जैसे जो बाइल होती है, पित्त होता है, ओके, ये बाइल ये बनाता कौन है, यकृत बनाता है। और स्टोर कहाँ होता है, ये पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में इसे स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है 78, कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। देखिए पोर्ट ऑफ कॉल, कॉल क्या होता है कि मतलब ऐसा बंदरगाह जहाँ पे जहाज जो होता है अपने माल की आपूर्ति या फिर उनमें जो भी मरम्मत होता है, ट्रांसशिपमेंट होता है, ठीक है, वहाँ उसके लिए वो रुकते हैं, या फिर यात्रियों को मतलब यात्रियों को उतारने के लिए, इसके लिए वो रुकते हैं वहाँ पे, या फिर यात्रियों के लिए मतलब सवारी लेने के लिए वो रुकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। तो इसका उदाहरण कौन सा है, कोपेनहेगन, त्रिपोली, अदन या विशाखापट्टनम। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अदन का बंदरगाह। और ये कहाँ पे है, ये यमन देश में है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धा पुस्तक की रचना किसने की। पूर्वी के धा पुस्तक के रचनाकार हैं जौहर सफियाबादी। ऑप्शन नंबर हमारा 1, ओके। ये जो है स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र मिश्रा, इनकी ये जीवनी है। महेंद्र मिश्रा ये एक स्वतंत्रता श्रेणी थे, सॉरी सेना थे, महेंद्र मिश्रा, इन्हीं की ये जीवनी है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं। तो देखिए बिहार विधानसभा में टोटल कितने सीटें हैं, 243, और जिसमें 38 सीटें जो होती है वो एससी अनुसूचित जाति के लिए है, और 2 सीटें जो होता है एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, रिजर्व है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 138। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में जोड़वे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया है। देखिए जोड़वे संस्कृति जो थी ये एक मतलब बहुत ही पुरानी संस्कृति थी, ओके। उसी के नाम पर एक जगह का भी नाम रखा गया जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ओके। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है। पिडमोंट पठार क्या होता है, मतलब वैसा पठार, ओके, जो पर्वतों के तल पर स्थित होते हैं, जो और मतलब एक मैदान या समुद्र द्वारा दूसरी ओर से बंधे होते हैं, उन्हें ही पिडमोंट पठार कहा जाता है, ओके। इसका अच्छा एग्जाम्पल है मालवा का पठार, ओके, जो कि मतलब उत्तर मध्य भारत में स्थित है। मालवा का पठार ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है। शरीर की कौन सी कोशिका हमें संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से बचाती है। तो देखिए ल्यूकोसाइट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, रेटिकुलम और गोल्जी तंत्र। मेनली हमें बचाता कौन है, WBC हमारा, ओके, वाइट ब्लड सेल्स, और इसी का एक हिस्सा होता है ल्यूकोसाइट्स। ऑप्शन नंबर 1 ये इसी का हिस्सा है। और ये जो होता है हमारे रक्त और लसिकल मतलब ब्लड और लिम्फ जो होता है, ओके, इसके साथ ये हमारे क्या होते हैं, पूरे शरीर में ही ये पाए जाते हैं, जो कि हमें संक्रामक रोगों से बचाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल कौन है। देखिए पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है कि जैसे हमारा ये भारत का हिस्सा है, ओके, तो इस तरफ से जो आती हैं पश्चिमी से, ओके, भूमध्य सागर की ओर से ये बह कर के हवा आती है, तो पश्चिमी विक्षोभ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये भूमध्य सागर की तरफ से ये हवा उठ करके भारत में इंटर करती है, और ये कब आती है, तो ये ठंड के टाइम में आती है, ठीक है, सर्दियों में। कब आती है ये, सर्दियों में बारिश लेकर के आती है, जो कि हमारे रबी और सर्दी में कौन से फसल लगते हैं, तो रबी फसल हमारे यहाँ होती है, जो कि जैसे कि गेहूँ, चना, सरसों, इन सब के लिए क्या होती है, बहुत ही फायदेमंद होती है, उस टाइम में बारिश करवाती है। तो ओके, तो ये कह रहा है कि इससे कौन सी फसल प्रभावित होती है, तो रबी फसल। ऑप्शन नंबर सी। पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं।
माइक्रोलिथ जो होता है वो माइक्रोलिथ मतलब क्या होता था कि उस टाइम एक बहुत ही पत्थर का बहुत ही छोटा छोटा हथियार उपकरण ये सब बनाया जाता था, उसे ही माइक्रोलिथ कहते थे। ओके, तो ये किस टाइम में किस युग में पाए जाते थे? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण या ताम्रपाषाण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्यपाषाण युग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? देखिए 6ठी अनुसूची कहता क्या है? 6ठी अनुसूची जो होता है कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति, 5वीं अनुसूची भी जो है हमारी, ओके, हमारी जो 5वीं अनुसूची है वो भी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात करती है। ओके, लेकिन ये जो 6ठी अनुसूची है ये कुछ स्पेशल राज्य हैं, ठीक है, जिन्हें वहाँ के जनजातियों, वहाँ के क्षेत्रों के में प्रशासन और नियंत्रण के लिए कुछ अलग नियम बनाए गए हैं। तो ये 6ठी अनुसूची में किन राज्यों को रखा गया है वो देखते हैं हम लोग। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसका ये शॉर्टकट भी है ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये चारों राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हम ऑप्शन देखें इसका, यहाँ है ऑप्शन में असम, मेघालय, हमारा हो जाएगा असम, ये वाला ऑप्शन नंबर 2, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का नाम हम लोगों ने बहुत सुना है। इन्होंने ही जो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं इसे जोड़ने की भी सिफारिश किसने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ओके, और फिर जैसे उस टाइम में इन्होंने पहले 10 जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन करके। उस टाइम में 10 में से 8 जो होता है, 8 मौलिक कर्तव्य किन्होंने दिया था? स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। और जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है बच्चों के ये पढ़ाई से रिलेटेड, ओके, तो ये भी किसने दिया था? ये भी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। तो इनका मेन काम, इन्होंने क्या सिफारिश की थी? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया? देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हम लोग सभी जानते होंगे। वो क्या थे? बहुत बड़े समाज सुधारक थे। और उन्होंने किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था और उसको लागू करवाया उन्होंने? तो क्या था? ऑप्शन नंबर 2, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने कदम उठाया था। और उन्होंने अपने बेटे की भी शादी किससे करवाई थी? एक विधवा से करवाई थी। ऐसे तो वो नारी शिक्षा, ठीक है, और बाल विवाह ये सब के भी खिलाफ थे, लेकिन मेन काम उन्होंने किस पे किया? विधवा पुनर्विवाह पे किया था। नेक्स्ट है, अमलगम किस धातु का अयस्क है? देखिए अमलगम जो होता है, जब भी हम क्या करते हैं पारा को, ठीक है, पारा Hg, पारा को किसी भी धातु के साथ मिलाते हैं तो वो जो मिश्रण बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। ओके, जब भी हम पारा को किसी भी एक अन्य धातु के साथ मिलाते हैं तो जो वो मिश्र धातु क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। और जैसे इसका कुछ जो धातु है उससे ये नहीं, उससे ये इसका मिश्रण नहीं होता है, तो उसी का एग्जाम्पल हो जाता है जैसे लोहा। ये सब एक्सेप्शनल है, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन, ये सब से क्या होता है? इसका मिश्रण नहीं बनता है। यहाँ कह रहा है कि किस धातु का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर 2, पारा Hg। ओके, नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है वो हम फोटो से बताते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का ये क्या है? एग्जाम्पल है। ओके, इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट का मेनली काम क्या होता है? ये किसके नियम पे आधारित है? तो इसका नियम किसने दिया था? पास्कल ने दिया था। ओके, ये पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है, उसी के सिद्धांत पर ये काम करती है। इनका कहना क्या था कि जब हम मान लीजिए इस कार को क्या करना है? उठाना है। ओके, तो इधर इसको ज़्यादा बल नहीं दे करके हम इधर एक क्या रखें? पतली नली रखें। ओके, और इधर बड़ी नली रखें। जब हम इसमें बीच में द्रव्य भरते हैं ये वाला, ओके, और हम इसमें एक तरफ से ये दाब लगाते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो इस तरफ ये जो प्रेशर होता है वो क्या होता है कि ये सभी जो पानी है, द्रव्य है, ओके, इस पर समान रूप से ये फैल जाता है और इसकी दीवारों पर, इस पानी में टोटल सब जगह
दाब जो भी होता है, प्रेशर होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और इस वस्तु को ये क्या करता है, ऊपर लिफ्ट करने में, उठाने में मदद करता है। तो कोई भी चीज़ आसानी से उठ जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके, इसका यूज भी बहुत जगह किया जाता है, जैसे मान लीजिए यात्रियों को ऊपर ले जाने, नीचे उतारने, ठीक है, या कोई भी सामान को ऊपर नीचे चढ़ाने उतारने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ओके, तो देखिए दम्फा टाइगर रिजर्व जो होता है ये है मिजोरम में। कहाँ स्थित है, मिजोरम में, और ये जो होता है सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है भारत में केंद्र राज्य संबंध पर, ओके, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था, तो 2007, 2008, 2005 और 2006 में। कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 27 अप्रैल 2007 को, ऑप्शन नंबर 1। ओके, और जिसकी जो अध्यक्षता किन्होंने की थी, न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी जी ने इनकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है, बिहार में कब लागू किया गया। तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम आया कब था, 2005 में, लेकिन इसे बिहार में लागू करने में, मतलब बिहार में सबसे लेट से कहिए एक तरह से ये लागू किया गया था। तो बिहार में ये 8 महीने बाद, मतलब अक्टूबर में ये आया था, ठीक है, अक्टूबर 2005 में इस नियम को लाया गया था, अधिनियम को, और बिहार ने इसे जून 2006 में इसे लागू किया था। ओके, 8 महीने बाद टोटल। और पहला राज्य जो जिसने सूचना के अधिकार को लागू किया था वो था, एक सेकंड, पहला राज्य जिसने सूचना का अधिकार लागू किया था तो वो था तमिलनाडु। ओके, और अभी हमारे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा जी, ये अभी हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए 2015-16 में भी जो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था और अभी दोनों ही सेम है। सबसे बड़ा कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, और फिर आता है हमारा आंध्र प्रदेश। ओके, अभी भी यही था और उसी टाइम में भी कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था, गुजरात ही था। तो सही आंसर यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन से, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। नेक्स्ट है पानी का पीएच मान क्या है। पानी का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है। देखिए जनरली ये जो होता है 7 होता है, ओके, लेकिन यहाँ हमको 7 नहीं दिया हुआ है, तो ये मतलब ये माना जाता है कि इसका जो रेंज होता है वो 6.5 से 8.5 के बीच होता है। ओके, तो इस रेंज के बीच में हमारा एक ही नंबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4, 7.6। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो होता है इसे 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी, और कहाँ से की गई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, और ये कहाँ पे है, तो हमारे उत्तराखंड में, यूके में है। ओके, भारत का यूके, उत्तराखंड में ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और जिससे होकर के कौन सी नदी बहती है, रामगंगा नदी बहती है। ओके, और ये प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि बाघों का संरक्षण किया जाए, उसके जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं, बाघ हैं, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, उनकी जो आबादी घट रही है उसे बढ़ाया जाए। ओके, नेक्स्ट है हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है। देखिए हिंदी उपन्यास जो ये मैला आंचल है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी, और इसके लिए उन्हें पद्मश्री, ओके, पद्मश्री पुरस्कार जो होता है ये भी उन्हें दिया गया था। किनकी बुक थी ये थी फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन देख लेते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल की ये रचयिता है, लेखिका है, इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक हैं अरुंधति रॉय। इनकी ये प्रथम पुस्तक थी, और इनके लिए इस बुक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है श्वसन क्रिया के
प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो देखिए हम लोग जो वायु लेते हैं उसमें ऑक्सीजन कितनी है, तो 78% क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ओके, N2, और उसमें 20% क्या रहता है हमारा, ऑक्सीजन रहता है, और बाकी जो है क्या, वो अदर गैसेज रहते हैं। लेकिन जो हमारा जो बाहरी एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है कि 78% क्या रहता है, नाइट्रोजन, ओके, 17% ऑक्सीजन, 4% CO2, और अदर जो होते हैं वो अदर हैं, मतलब जो बच गए वो अदर जो भी गैसेज होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब श्वसन क्रिया में जो वायु लेते हैं उसमें कितने ऑक्सीजन रहती है, तो 20%। तो यहाँ पे 20.5 समथिंग होता है, तो इसलिए इसको 21% की रखा गया, ऑप्शन नंबर सी। 118 है, जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी? देखिए इसकी रचना थे शालिभद्र सूरी, शीलभद्र सूरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? केंद्रीय जांच ब्यूरो जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है हमारा, ओके। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, इसके अंतर्गत आता है, और उन्हीं के प्रस्ताव पे इस प्रस्ताव को पारित किया गया था, इसका गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर 2। और इसकी स्थापना होती कब है, 1963 में, ये भी ध्यान रखिए अपने लोग। और इसकी स्थापना दिल्ली पुलिस, मतलब दिल्ली की जो विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 है, इसके अंतर्गत इसकी स्थापना 1963 में की जाती है। नेक्स्ट है 120 जीके क्वेश्चन देखते हैं। ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? देखिए ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही मतलब प्रसिद्ध पुस्तक है, क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू, इसमें टोटल होता है मतलब पत्र है 196 पत्रों का ये संग्रह है। जो भी पत्र जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे थे उन सभी पत्रों का इसे संग्रह कहा जाता है, ओके। ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो भारत के वाणिज्य मंत्री उस टाइम में कौन थे? अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, ओके। इसका गठन होता है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, ओके। और जो हमारे ये स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 तक ये रहती है, और उसके बाद तक उस समय के वाणिज्य मंत्री कौन थे हमारे? तो आई चूड़ीगढ़ नहीं, चंद्रचूड़, ओके, आई चूड़ीगढ़, ऑप्शन नंबर 1। उस टाइम का अगर गृह मंत्री पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, और वित्त मंत्री हो गए लियाकत अली खान, ओके। नेक्स्ट है, लुकिंग ग्लास बना होता है, लुकिंग ग्लास वो किसका बना होता है? तो ये जो नॉर्मल हम लोग मिरर देखते हैं वो बना होता है समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? देखिए वृक्षीय मेढक क्या होता है कि वैसे मेढक जो एक लंबे समय तक वृक्षों पे अपना जीवन आश्रित रखते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? वृक्षीय मेढक कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइला, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? तो ये 2017 का क्वेश्चन है। उस टाइम में किसने जीता था? कैरिन इवास्को, ओके, ये फिलिपीना की रहने वाली थी, ऑप्शन नंबर 4। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? देखिए तमिलनाडु के राज्यपाल पूछ रहा है कौन है, उस समय कौन थे? तो बनवारी लाल पुरोहित, उस समय थे बनवारी लाल पुरोहित। 2017 में कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 बनवारी लाल पुरोहित। और अभी कौन है हम वहाँ के तमिलनाडु के राज्यपाल? तो रविंद्र नारायण रवि, ओके, तमिलनाडु के वर्तमान में है रविंद्र नारायण जी। नेक्स्ट है, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो देखिए बिहार में एक नृत्य फेमस है, जब भी बहुत दिनों तक मतलब बारिश नहीं होती है, जमीन फटने लगती है, ओके, मतलब अकाल वाला एक सूखा वाला स्थिति बन जाता है, तब बिहार में एक नृत्य प्रसिद्ध है, उसकी मतलब वो नृत्य करके इंद्र की पूजा की जाती है, इंद्र भगवान को मनाने की कोशिश की जाती है। तो वो कौन सा नृत्य है? झिझिया, जट जटिन, कजरी या फिर झुमरी?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 झिझिया। झिझिया वो नृत्य है, इसके लिए मतलब इंद्र की पूजा करते हैं। जट जटिन ये भी बिहार का ही बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। ओके, नेक्स्ट है गन्ने में रेड डॉट बीमारी के होने का क्या कारण है। देखिए गन्ने में जो रेड डॉट की बीमारी होती है इसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। एक मतलब गन्ने में जो लाल लाल सड़न दिखाई देती है उसे ही रेड डॉट बीमारी कहते हैं और इसे गन्ने का कैंसर भी कहते हैं। ये किसके कारण होती है, तो ये कवक के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया। ओके, देखिए पंचायती राज चुनाव समिति का गठन ये कब किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1965 में। ओके, और ये जो होता है किसके अध्यक्षता में की गई थी, तो के संथानम की अध्यक्षता में पंचायती राज चुनाव समिति का गठन किया जाता है। कब किया जाता है, 1965 ईस्वी में। पंचायती राज से संबंधित संशोधन कौन सा है, तो 73वां संविधान संशोधन, ये भी पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट है इरी नहर किसको जोड़ता है। इरी नहर देखिए कहाँ है, तो ये जो होता है हडसन नदी। ओके, इरी झील, मिशिगन झील, इरी झील, हुरॉन झील, सुपीरियर झील, हुरॉन झील, इरी झील या ओंटारियो झील। ये जो होता है इरी झील और ओंटारियो झील, ऑप्शन नंबर 4 जो होता है इसे ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और ये जो होता है ये कहाँ पे है, तो ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ये नहर है। ओके, किसे ये जोड़ती है, तो ये इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ने का काम करती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। और भारत की सबसे बड़ी नहर कहें तो इंदिरा गांधी नहर, कहाँ है, राजस्थान में है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है कि हम लोग एक शीतलक, ठीक है, मॉडरेटर, इन सब का यूज करते हैं। तो शीतलक में जो गैसीय शीतलक होता है उसके लिए हम लोग हीलियम, ठीक है, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड इसका यूज करते हैं। और तरल शीतलक के रूप में हम लोग मतलब D2O पानी, ड्यूटेरियम, ओके, हैवी वाटर, ये सब का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हीलियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के लिए महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो महिला एकल का खिताब जीता था PV सिंधु ने। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं करंट के क्वेश्चन। बिहार में पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कौन होता है। तो पंचायती राज अधिनियम जो 2006 है उसी के टाइम में ये कानून बनाया गया था कि न्याय समिति के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया जाएगा। सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो पंचायत समिति के उप प्रमुख को ही सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए WHO का जो कार्यक्रम है उसके लिए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, सौम्या स्वामीनाथन। ओके, सौम्या स्वामीनाथन जी को WHO का उप महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर C। WHO के बारे में देखें, WHO, ठीक है, इसका स्थापना इसकी कब होती है, तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, और इसके अभी निदेशक कौन हो जाएंगे, टेड्रोस एडहानम। ओके, इसका यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है। मेसाबी रेंज जो होता है ये कहाँ पे है, USA में। ओके, US में, अमेरिका में। ये कहाँ पे, एक लोहे की श्रेणियों में सबसे बड़ी लोहे की पट्टी है। ओके, मतलब एक ये बहुत ही लंबी श्रृंखला है जिसमें लो अयस्क की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है। और ये कहाँ पर है, तो ये अमेरिका का ये हिस्सा है। अमेरिका में इसे लो अयस्क खनन जिला के रूप में, मतलब खनन के रूप में जाना जाता है। तो मेसाबी रेंज जो होता है ये किस लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए। ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे मैंने टोटल आप लोगों को GK GS के जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए।
एक बाद में एक वीडियो आ जाएगा आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग का भी। अभी आप लोग जीके जीएस का क्वेश्चन देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और भी एक और जो बिहार एसएससी का ये +2 का सेकेंड शिफ्ट में, ओके, सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था 18 तारीख को ही, 8 तारीख को ही, 8 दिसंबर को, उसका भी वीडियो आ जाएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जो भी जीके क्वेश्चन याद है आप लोगों को तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बार बार देखिए, याद कीजिए उसे। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।